राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। यार देखिए, आज एक पॉडकास्ट होने वाला है और काफ़ी लंबा, मतलब लेंथी पॉडकास्ट होने वाला है। इसलिए भाई साहब, अगर आप फ्री हैं, अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है तो आप इस पॉडकास्ट को सुनिए, बिकॉज आज रेसलमेनिया 40 को लेकर पॉडकास्ट करने वाला हूँ। शुरुआत आज से ही करता हूँ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, काफ़ी रिपोर्ट्स हैं और कुछ गेस्ट्स हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, रेसलमेनिया इज़ अ बिगेस्ट इवेंट। रेसलमेनिया को अगर हम देखते हैं, एक बहुत बड़ा इवेंट है यार। आई थिंक WWE कंपनी रेसलमेनिया से काफ़ी पैसा अर्न करती है। रेसलमेनिया, चाहे रेसलमेनिया, मैंने आई थिंक रेसलमेनिया 18, जी हाँ, माई फर्स्ट रेसलमेनिया इज़ रेसलमेनिया 18 दैट आई वॉच इन 2002 बिकॉज 1999 से लेके कंटिन्यू किया मैंने WWE कंपनी को देखना। एंड तब बहुत मुश्किल होता था कंपनी को देखना भाई साहब, बिकॉज उस समय यार टीवी चैनल्स पे रेसलिंग कम आती थी और उस समय टीवी केवल बहुत कॉस्टली होता था, आप सब जानते हैं भाई साहब। एंड उस समय घर वाले देखने नहीं देते थे रेसलिंग को, बिकॉज रेसलिंग इज़ लाइक कि घर वाले सोचते थे कि भाई साहब ये क्या लड़ाई झाड़ा देख रहा है। रेसलिंग देख के हम स्कूल में बच्चों को मारते थे, हम खुद भी पिटते थे भाई साहब, फिनिशर मारते थे। मैंने एक बार एक F5 मार दी थी बंदे को भाई, एंड आई थिंक ये बंदा छोड़ेगा नहीं मेरे को भाई साहब। ये चीज़ें हुई हैं यार, सबके साथ हुई हैं। आप सुन रहे हैं तो आपके साथ भी चीज़ें कभी ना कभी तो ज़िंदगी में हुई होंगी। सो दिस इज़ लाइक कि कुछ चीज़ें हमारे दिल में उतर जाती हैं। सो WWE इज़ आवर हार्ट एंड आई थिंक मैं काफ़ी सोचता हूँ यार कि अगर WWE कंपनी इंडिया का शो होता, सोचो आप, अगर WWE कंपनी इंडिया का स्पोर्ट्स होता भाई साहब, मज़ा आ जाता है यार। और आई थिंक जितना रेवेन्यू US में अर्न कर रहा है उससे डबल अर्न करता है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। एंड अगर WWE कंपनी इंडिया का शो होता भाई साहब, बवाल मचा देता। लेकिन चलो, US का शो है वो भी बहुत बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। US के अंदर बहुत अमीर लोग रहते हैं, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, लेकिन चलो, इट इज़ अ गुड थिंग। एंड मैं बात कर रहा था रेसलमेनिया की। सो रेसलमेनिया 18 माई फर्स्ट रेसलमेनिया, एंड उसमें मैंने रॉक वर्सेस होगन का मैच देखा था, जो कि बहुत कमाल का मैच था यार। एंड आई थिंक उसके बाद कंटिन्यू किया एंड फिर काफ़ी रेसलमेनियाज आई। रेसलमेनिया 20 नहीं भूलूंगा मैं, बिकॉज वो रेसलमेनिया की हाइप काफ़ी ज़्यादा थी, बिकॉज वहाँ पर एक मैच था गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर, एंड आई थिंक दैट मैच इज़ वर्स्ट मैच ऑफ रेसलमेनिया, बिकॉज आई थिंक उस समय बवाल मचा था, बिकॉज गोल्डबर्ग एंड देन ब्रॉक लेसनर, दोनों सुपरस्टार WWE कंपनी को छोड़कर जाने वाले थे। दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था और WWE कंपनी के यूनिवर्स यानी कि फैंस को उस समय पता लग गया था कि दोनों कंपनी को छोड़ के जाने वाले हैं, और इसीलिए इस मैच को पूरी तरह से मैडिसन स्क्वायर गार्डन ने हाईजैक कर लिया था। और आप समझ सकते हैं कि किसी मैच को हाईजैक करना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। आप पूरी इंसल्ट करते हो सुपरस्टार्स की, और वही हुआ था ब्रॉक एंड गोल्डबर्ग के साथ। और उस मैच से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज वो मैच हो तो रहा था क्योंकि पहले विंस मैकमैन का इरादा था कि इस मैच को मेन इवेंट में डालेंगे रेसलमेनिया 20 के, लेकिन फैंस के रिएक्शन की वजह से, और बिकॉज फैंस कहीं ना कहीं इस मैच से खुश नहीं थे, सो दिस इज़ वाई ये मैच को चेंज करके मेन इवेंट से हटाकर इसको मिड कार्ड में डाल दिया गया। बट अनएक्सपेक्टेड ये मैच पसंद नहीं आया, बिकॉज सबको पता था यार ये दोनों सुपरस्टार कंपनी को छोड़ के जाने वाले हैं। एज अ रिमेंबर, आपको याद होगा 2002 में समर स्लैम हुई थी, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर वर्सेस रॉक का मैच था, फर्स्ट एवर मैच। वो मैच में अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच, और वहाँ पर रॉक ने चैम्पियनशिप डिफेंड करी थी अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। और आप सबको पता है वो मैच कैसा था। वहाँ पर क्लियर कट है भाई साहब, क्लियर कट है, ब्रॉक लेसनर ने रॉक को हरा दिया था, बिकॉज वहाँ पर सबको पता था कि रॉक का ये लास्ट मैच है, बिकॉज इसके बाद वो हॉलीवुड में चला जाएगा, हॉलीवुड की मूवीज़ करेगा, मम्मी रिटर्न्स, स्कॉर्पियन किंग, समझ सकते हो आप। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हुई हैं। वैसा WWE कंपनी भी अपने ओर से बड़े चीज़ें करती है, चीज़ें करवाती भी है। सो इट डजंट मीन कि आप WWE कंपनी का इशारा समझ सकते हैं, बिकॉज WWE कंपनी हमेशा से एक ग्लोबल इवेंट रहा है, ग्लोबली अपने शो को प्रमोट करते हैं। और दिस इज़ वाई कि WWE कंपनी आज काफ़ी बड़ी कंपनी है। कैन यू इमेजिन यूट्यूब पर इनके 100 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं? कैन यू इमेजिन? बिकॉज आई डोंट थिंक सो। आई डोंट नो कि भाई हमारे कब इतने सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, लेकिन हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मेहनत करेंगे और आप सब हमको सब्सक्राइब करेंगे द कल्ट ऑफ रेसलिंग को।
बट माई थिंक इज़ कि रिसेंटली रेसलमेनिया की हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है पिछले कुछ सालों में। रेसलमेनिया 30 के बारे में बात करी थी मैंने, बिकॉज रेसलमेनिया 30 इज़ द इवेंट दैट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट। रेसलमेनिया 30 वो इवेंट था भाई साहब जिसने बवाल मचा दिया था। स्टोरी लाइन के मामले में तो भाई साहब रेसलमेनिया 30 को कोई पहचान नहीं सकता, बट नाउ दिस ईयर रेसलमेनिया 40 रॉक के आने से भाई साहब रेसलमेनिया में एक चांद लग गया। सही कहूँ तो रॉक के आने से ब्लड लाइन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी हुई हैं। ब्लड लाइन को दोबारा से देखने का मन कर रहा है रॉक के आने से, और किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि रॉक यहाँ पर दोबारा से रिटर्न करेगा, बिकॉज जो सीज़न बन रहा है रेसलमेनिया का वो कहीं ना कहीं यार कमाल है भाई साहब। देखने में मज़ा आ रहा है उसको, इंटरेस्टिंग फैक्टर चीज़ें सामने आ रही है ना, एंड दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज आज पॉडकास्ट करने का मन नहीं था मेरा, लेकिन भाई साहब न्यूज़ काफ़ी अच्छी थी कि रेसलमेनिया को लेकर, ये रेसलमेनिया का वो, एंड टिकट सोल्ड आउट की बात करें रेसलमेनिया की नाइट 1 की भाई साहब 75,000 टिकट सोल्ड आउट, 75,000 टिकट सोल्ड आउट फॉर वन नाइट ओनली। एंड बात करें सेकंड नाइट की, उससे भी ज़्यादा 85,000 टिकट सोल्ड ऑन सेकंड नाइट। सो रेसलमेनिया के नाइट 1 से ज़्यादा लोग नाइट 2 को देखना पसंद करते हैं, लेकिन देखा जाए तो भाई साहब नाइट 1 भी किक ऑफ है। लेकिन दोनों नाइट की बात करें भाई साहब, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इमेजिनेशन में जा रही है, बिकॉज रेसलमेनिया 35 के वक्त, रेसलमेनिया 35 आई थिंक रेसलमेनिया 35 जो कि मेटलाइफ स्टेडियम में हुई थी न्यू जर्सी के अंदर, वो लास्ट रेसलमेनिया थी जहाँ पर रेसलमेनिया सिंगल नाइट को ही होती थी उस समय, क्योंकि 35 साल से सिंगल नाइट का ही हो रही थी। बट कोविड आया एंड देन उसके बाद रेसलमेनिया को 2 नाइट का बना दिया गया। रेसलमेनिया 36 इज़ द फर्स्ट इवेंट व्हेन इट कम्स टू 2 नाइट इवेंट, बिकॉज उस समय एक चैलेंज चला था, रेसलमेनिया इज़ जस्ट टू शॉर्ट फॉर जस्ट 1 नाइट। उस समय 2 नाइट का बना दिया गया इसको। फिर 37 भी 2 नाइट की हुई थी, 38 भी 2 नाइट की हुई थी, 39 भी 2 नाइट की हुई थी, एंड 40 तो है 2 नाइट की। सो दिस इज़ वाई कि रेसलमेनिया में ज़्यादा सुपरस्टार जुड़ सके, सबको रेसलमेनिया में मैचेस लड़ने का मौका मिले, मैच कार्ड काफ़ी ज़्यादा लंबा हो। दिस इज़ वाई कि रेसलमेनिया को 2 नाइट का बनाया गया है, बिकॉज अच्छा भी है फैंस के लिए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भी इससे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जस्ट लाइक इन प्रोडक्शन टीम। सो दिस इज़ वाई एंड आई थिंक ये अच्छा है यार, बिकॉज फैंस को कुछ नया देखने को मिलता है ना, एंड फैंस काफ़ी एक्साइटेड होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में। एंड आई थिंक और भी कंपनियाँ हैं, TNA AEW कंपनी एंड NJPW, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं उसमें ज़्यादा इतना इंटरेस्टिंग है। AEW कंपनी अच्छा काम कर रही थी कुछ वक्त पहले से, लेकिन जब से उनका सुपरस्टार MJF गया है एंड आई थिंक तब से उस कंपनी की परछाई डूब चुकी है। CM Punk भी उस कंपनी को छोड़कर दोबारा से उसी कंपनी में वापसी आया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में। सो दिस इज़ वाई ग्राफ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनियाँ काफ़ी ऊपर जा रहा है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास काफ़ी बड़े लेवल के सुपरस्टार हैं। सो मैंने कहा था ब्लड लाइन की स्टोरी एक वक्त पर एंड हो चुकी थी, कोई देखना पसंद नहीं कर रहा था इनकी स्टोरी को, एक्सपेक्टली मैं भी नहीं देखना चाह रहा था। बट भाई साहब रिसेंटली जो चीज़ें हुई हैं, ब्लड लाइन की स्टोरी ने एक तरह से पीक पकड़ लिया भाई साहब। ब्लड लाइन की स्टोरी ने एक तरह से देखा जाए तो एक वो चीज़ पकड़ लिया कि फैंस को मज़ा आ रहा है भाई साहब उसको देखने में। रियलिटी बता रहा हूँ यार, ब्लड लाइन की स्टोरी इस समय पीक पर है, सही कह रहा हूँ। दिस इज़ वी वॉन्ट एंड आई डोंट थिंक सो कि अगर रेसलमेनिया 40 में जो टैग टीम मैच होने वाला है अगेंस्ट रॉक, रोमन एंड कोडी एंड सेट, एंड दिस इज़ व्हाई आई थिंक द मोमेंटम इज़ इन आवर फैंस फेवरेट, बिकॉज आई थिंक हमको वो देखने को मिला जो हम देखना चाह रहे थे। दिस इज़ व्हाई आई थिंक मैं हमेशा से वो चीज़ें कहता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को वो करना चाहिए जो फैंस चाह रहे हैं, और आई थिंक ट्रिपल एच की एरा में ये चीज़ पॉसिबल हुई है, बिकॉज ट्रिपल एच हमेशा से ही इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता आ रहा है। ट्रिपल एच को देखने का नज़रिया अलग है। ट्रिपल एच को पता है कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, ट्रिपल एच को पता है कि ये चीज़ें क्या हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ वाई कि रेसलमेनिया 40 इतनी ज़्यादा हाइप के अंदर है, चाहे वो रॉक की सेगमेंट हो, चाहे इनका टैग टीम मैच हो, चाहे रॉक का वो जेस्टर हो, एंड आई थिंक दिस इज़ वाई रॉक के अनइंटरप्शन प्रोमोज हो रहे हैं। हॉलीवुड रॉक इज़ बैक, फैंस बू कर रहे हैं रॉक को, बट द फैक्ट इज़ दिस इज़ अ बिजनेस एंड WWE company has been on. WWE has been brilliant. He's amazing, and the billion dollars company has been trusted. And ऐसे नहीं भाई TKO ने एंडेवर को एंडेवर मतलब पूरा परचेज कर रखा है इन्होंने भाई। So WWE company is recently the biggest profit, and this is why Rock एक तरह से रेगुलर परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज रॉक को ही पता है भाई साहब, एंड आई डोंट थिंक सो कि रॉक का मतलब कि ये एक लंबा चलने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी बता चुका हूँ रॉक का शेड्यूल क्या है। रॉक का शेड्यूल आपको रेसलमेनिया तक देखने को मिलने वाला है, बिकॉज उसके बाद रॉक इज कम बैक टू हॉलीवुड वंस अगेन फॉर शूट
फास्ट एंड फ्यूरियस पार्ट 11। सो दिस इज़ वाई ये न्यूज़ है मेरे पास। एंड बात करें बटिस्टा की, एंड बटिस्टा इज़ इन हॉल ऑफ फेमर, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। And speaking of Batista, I think Batista has been discussed since Hall of Fame in WrestleMania 36, and I think WrestleMania 36 is a perfect place, but that situation comes to around in a small performance center. So this is why Batista had decided that not to be inducted into the Hall of Fame this year. So this is why WrestleMania 37 हुई, 38 हुई, and 39 में सबसे ज़्यादा चांसेस है। एंड देन विद बटिस्टा ने भाई साहब सारी हदें पार कर दी। बटिस्टा ने बोल दिया आई डोंट केयर अबाउट एनी हॉल ऑफ फेम, बट राइट नाउ सिचुएशन मुझे नहीं पता क्या होने वाली है। बटिस्टा दोबारा से इंडक्ट होगा या नहीं होगा भाई साहब किसी को नहीं पता। एंड आई थिंक दिस पॉडकास्ट इज़ अ वेरी लेंथी राइट नाउ, बट आई थिंक मज़ा भी तो आ रहा है। एंड Batista is just like a powerful superstar. When it comes to Batista and Brock Lesnar, the two superstar who started once again. I remember, मुझे याद है कि जब Batista and Brock Lesnar भाई साहब एक साथ आते थे, बिकॉज ऐसा बहुत कम हुआ है, बिकॉज OVW में दोनों सुपरस्टार्स आते हैं। एंड Batista and Brock Lesnar हमेशा से बिगेस्ट स्टार हैं, बट Brock Lesnar को कहीं ना कहीं ज़्यादा पुश दिया गया है। Brock Lesnar ज़्यादा ही बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन में रहा है। दिस इज़ वाई Brock Lesnar इज़ बिगर देन Batista। एंड Batista भी बहुत बड़ा सुपरस्टार है, बट Batista कहीं ना कहीं फैंस की नज़रों में उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया। दिस इज़ वाई आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट लाइक Batista, बिकॉज 2014 में जो हुआ वो फैंस बुला नहीं पाए अभी भी, बिकॉज 2014 में आई थिंक रॉयल रंबल जितवाना Batista को कहीं ना कहीं इज़ अ बैड डिसीजन, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं वो मैच को डैनियल ब्रायन को जीतना चाहिए था, बिकॉज जस्ट लाइक इस साल हुआ है कोडी रोड्स जीता है, तो उस समय भी वही होना चाहिए था। बट जो भी है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई है, लेकिन भाई साहब इज़ अमेजिंग। एंड राइट नाउ मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ भाई साहब, जो WWE कंपनी का समय इस समय चल रहा है इसको एंजॉय कर लीजिए भाई, बिकॉज इस समय बार बार नहीं आने वाला। एक गोल्डन पीरियड है WWE कंपनी का, इज़ अ गोल्डन पीरियड ऑफ WrestleMania। एंड आई डोंट थिंक सो कि आप इस समय को कभी भी दोबारा से रिक्रिएट कर पाओगे, बिकॉज आपके पास ब्रॉक लेसनर नहीं है, रॉक भी थोड़े वक्त पर चला जाएगा, और रोमन रेंस का भी एक तरह से एक लास्ट ईयर कह सकते हो आप इस कंपनी में है। एंड आई थिंक उसके बाद नेक्स्ट ईयर WrestleMania भी कमाल की हो जाएगी, बट उसके बाद चीज़ें क्या चलेंगी आई डोंट थिंक सो, बिकॉज विदाउट ब्रॉक लेसनर, विदाउट रॉक, विदाउट रोमन रेंस, विदाउट सेथ रॉलिंस, बिकॉज सेथ रॉलिंस भी इंजर्ड है। एंड अगर बात करें दवाई पर रेंडी ऑर्टन की, सो रेंडी ऑर्टन को परफेक्ट बुकिंग मिलनी चाहिए, परफेक्ट पुश मिलना चाहिए, तभी वो काम करेगा। लोगन पॉल है आपके पास, आई थिंक लोगन पॉल भी अमेजिंग है, बट राइट नाउ सिचुएशन उसके हाथ में नहीं है। सो ट्रिपल एच को भाई साहब बात करें, ट्रिपल एच को इज़ द लॉन्गेस्ट थिंग, एंड ट्रिपल एच अगर कमाल का काम करता गया तो भाई साहब उसके लिए कामयाबी है, वरना आई थिंक द रूंड एवरीथिंग इज़ रूंड। इफ़ एवरीथिंग इज़ रूंड द फैन टर्न ऑन हिम। वो फैंस का आप समझ सकते हो कि एक तरह से इमेजिनेशन क्या होती है। फैंस हमेशा चाह रहे हैं कि हमको वो चीज़ें देखने को मिले जो हम इमेजिन करते हैं। जस्ट लाइक WrestleMania, आज से 2 महीने पहले किसी ने नहीं सोचा था कि WrestleMania के नाइट 1 को आपको रॉक रोमन वर्सेस कोडी एंड स्टैट देखने को मिलेगा। कैन यू इमेजिन? बिकॉज कोडी एंड रोमन का मैच लास्ट ईयर से ही प्लान था। मैंने आपको लास्ट ईयर ही मतलब बताना शुरू कर दिया था कि मैच होगा, वही हुआ। लेकिन बात करें 2 महीने पहले की, किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि रॉक का रिटर्न होगा और रॉक यहाँ पर रेगुलर होगा, बिकॉज सारी चीज़ें पलट गई हैं। CM पंक के इंजर्ड होने से, ब्रॉक लेसनर के एलिगेशन की वजह से, विंस मैकमैन की वजह से सारी चीज़ें पलट चुकी हैं। एंड दिस इज़ वाई कि अब चीज़ें कहीं ना कहीं रोड पर आ रही हैं, बट सिर्फ WrestleMania के लिए, बिकॉज WrestleMania के बाद प्लानिंग कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज WrestleMania के बाद आपको नई प्लानिंग बनानी पड़ेगी। एंड आई थिंक आपके पास WrestleMania के बाद ज़्यादा सुपरस्टार नहीं बचते जो आपको स्टोरी लाइन में हेल्प कर सकते हैं। दिस इज़ वाई। सो बात करें गुंथर की, भाई साहब गुंथर इज़ ए परफेक्ट, एंड गुंथर कमाल काम किया उस बंदे ने। गुंथर के रेसलिंग मैचेस कमाल लगते हैं। आई थिंक तो
Gunther is a perfect, and I think when it comes to a superstar who is currently hold the IC title and I think इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन की रेस में भाई साहब एज ए माई ओपिनियन मैं सिर्फ दो ही बंदों का नाम जानता हूँ. वन इज़ क्रिस जेरिको एंड द सेकंड वन इज़ द मिज. एंड आई थिंक ये दो सुपरस्टार ऐसे रहे हैं जिन्होंने IC टाइटल की प्रेस्टीज को बढ़ाया है. एंड राइट नाउ भाई साहब जो 2 साल से गुंथर कर रहा है एब्सोल्युटली अमेजिंग. एंड राइट नाउ रेसलमेनिया में चैड गेबल के अगेंस्ट उसका मैच होने वाला है. And I think Chad Gable is a perfect man who defeat Gunther, but I think ये मैच कमाल का हो सकता है. बट Chad Gable के जीतने के चांसेस कम है मुझे लगता है, बिकॉज गुंथर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गुंथर को पिन करवाना. और आई थिंक सो कि WWE कंपनी इससे बचेगी. लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर गुंथर की टीम जो कि लुडविग काइजर उसके जो 2 मेंबर हैं वो अगर गुंथर पर अटैक करते हैं तो भाई साहब ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है. एंड आपको एक परफेक्ट बिट्रेयल देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 40 के अंदर. एंड ऐसा हुआ तो भाई साहब बिल्कुल दिस इज़ अमेजिंग. एंड मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, दिस इज़ द परफेक्ट स्टोरी लाइन ऑफ WWE. दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू वॉच WWE बिकॉज ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल रेसलिंग इज बैक. ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल सिनेमा इज बैक. वाकई प्रोफेशनल रेसलिंग इज कूल नाउ बिकॉज रॉक के आने से वो चीज़ें हुई हैं यार. वाकई में आप जितना मर्जी इस बंदे को बोल लो, जितना मर्जी आप रॉक के खिलाफ बोलो, बट द वन थिंग दैट यू नेवर मतलब वन थिंग यू नेवर डिनाई दैट ही इज़ अ पीपल्स चैम्पियन, दैट ही इज़ अमेजिंग. स्पीकिंग ऑफ जॉन सीना, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जॉन सीना इज अमेजिंग टू. एंड आई थिंक जॉन सीना उन बंदों में से है भाई साहब जिसने कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पे लेके गया है. एंड आई थिंक एज अ ब्रिलियंट ऑफ मी बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूँ सो मेरे ओपिनियन में मैंने जब जॉन सीना को फर्स्ट टाइम देखा था रेसलमेनिया 18 के बाद 2002 में जॉन सीना का डेब्यू हुआ था. एंड मैं भाई साहब उस समय इसकी फिजिक को देख के लग गया था भाई साहब रियली ही बिकम अ मेगा स्टार राइट नाउ इन द फ्यूचर ऑफ WWE. एंड बात करें कट एंगल के साथ फेस ऑफ की जो कि फर्स्ट फेस ऑफ हुआ था वो भी अमेजिंग था. लेकिन उसके बाद भाई साहब इस बंदे ने जो मुकाम हासिल किया है भाई साहब इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. दिस इज़ वाई आई कॉल यू दैट ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. रियली रोमन रेंस अपने आप को गोट कहता है बट अपने आप को गोट नहीं कहते, दूसरे कहते हैं ही इज़ अ गोट. एंड जॉन सीना इज रियली इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. अंडरटेकर तक ने एक्नॉलेज किया उसको, सोचो. सो ऐसे नहीं जॉन सीना का नाम लिया जाता बिकॉज यू कैन वॉच जॉन सीना. एंड आई डोंट थिंक सो कि जॉन सीना और CM पंक एंड पॉल हेमन इन तीनों जो माइक पे बोलते हैं ना वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. एंड इनको सुनने का मन करता है यार वाकई में. एंड टॉकिंग अबाउट CM पंक, ऑलरेडी आई डिनाइड दैट CM पंक का रिटर्न होगा एंड डेफिनेटली ही इज कम बैक. एंड वंस अगेन really once again the best in the world, the best in the world era has begins. The best in the world is obviously been one of the nicest thing and I think आप सबको वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए बिकॉज CM पंक उन बंदों में से है जो हार के वापस आता है. एंड आई थिंक CM पंक का जो वक्त चल रहा है इस वक्त वो कहीं ना कहीं लेवल पे आ रहा है, रिकवरी मोड पे है, द बेस्ट इन द वर्ल्ड. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं CM पंक का रेसलमेनिया 40 में इंक्लूड होना बनता है एंड डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. रेसलमेनिया 40 के बिजनेस के लिए कमाल की चीज़ होने वाली भाई साहब. सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, रेसलमेनिया 40 इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट. डोंट मिस दिस इवेंट मैन बिकॉज ऐसे इवेंट बार बार आते नहीं हैं. ऐसे इवेंट कभी भी किसी भी कंपनी प्रेजेंट नहीं करती. सो दिस इज़ वाई आई रियली लव टू वॉच रेसलमेनिया 40. एंड आई थिंक टिकट सोल्ड आउट के मामले में, चाहे फैंस के मामले में, चाहे स्टेडियम कैपेसिटी के मामले में, रेसलमेनिया 40 इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग एंड वन ऑफ द बिगेस्ट हाइप. सारे मैचेस अमेजिंग होने वाले हैं. यू कैन नेम दैट. Every matches has been created their own legacy. Every matches has built the enigma. Every matches but is absolutely one of the biggest thing, man. And once again we are back and I think WrestleMania 40 it's just a massive thing. WrestleMania 40 is one of the biggest thing. And सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई साहब, WrestleMania 40 को होने में करीबन 1 महीना रह गया है बिकॉज 6 या 7 अप्रैल को WrestleMania है हमारे यहाँ पर, 7 और 8 को आएगी. लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भाई साहब, जो मज़ा आने वाला है ना एक अनदर लेवल पे जाने वाला है. एंड अगर आप फ़ैन है WWE कंपनी और अगर आप फ़ैन नहीं भी है बट WrestleMania 40 को मिस आउट मत करना. और
सवाल करते रहेंगे यार, पॉडकास्ट करते रहेंगे। हम किस लिए बैठे हैं? आपको मज़ा दिलाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। सो एंटरटेनमेंट चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। और इसी तरीके के पॉडकास्ट हम रेगुलर करते रहेंगे। और आई थिंक आपसे सुनिए, मुझे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। जय माता दी। कल मिलते हैं आपसे, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए दोस्तों।